प्लीज, आपने बहिष्कार कर रखा है ना, तो आप जाइए प्लीज। ओके, प्लीज बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बैठिए। क्या तरीका है बैठे बैठे नारेबाजी करने की? ये तरीका है आप लोगों का? पहले देखिए माननीय सदस्य, मैं पुनः आपको चेतावनी दे रहा हूं, नहीं तो मुझे नेम करना पड़ेगा आपको। तटिया लाना बिल्कुल गलत है सर, तो उनको नेम कर दीजिए सर, हमारा आग्रह है आपसे सर। माननीय नेता, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपके सदस्यों को समझा लिए, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए। आपने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे, तो आप अपनी बात पर कायम रहें। पिछले 3 दिन से कर रहा था साहब, हम लोग का डिमांड है जेपीसी को करने के लिए, जेपीसी डालने के लिए, और जेपीसी नहीं डाल रहे थे साहब। अभी हम लोग जो है ना प्रधानमंत्री जी का सामने भी हम लोग को जो ये मुद्दा को रखना चाहता था, आपका सामने भी रखा है और हाउस का सामने भी रखा है। अभी हम लोग जो है ना सर इस बात से जो है ना हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं। ओके, दोस्तों, जब से हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया है तब से गौतम अडानी के मुद्दे पर सारे विपक्षी दल, वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, महाविकास आघाड़ी हो, टीएमसी हो, या जितने भी विपक्षी दल हैं, सारे विपक्षी दल ने मिलकर एक जेपीसी के गठन के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। बात आता है कि जेपीसी होता क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है, ये किस तरह की कमेटी होता है जिसकी मांग विपक्षी दल कर रहे हैं। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए किया जाता है। जेपीसी में दोनों सदनों के सदस्य, विपक्षी दल और सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग होते हैं, दोनों को मिलाकर जेपीसी का निर्माण किया जाता है। जेपीसी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहते हैं। जेपीसी में लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दुगनी होती है। अगर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 20 है तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो उसमें होगी वो 10 होगी। जेपीसी की मांग विपक्षी दल इसलिए करते हैं कि जेपीसी जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग कमेटी होता है। ये किसी भी पद पे बैठे हुए व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने पास बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री या देश का नंबर 1 बिजनेसमैन या देश का कोई भी इंसान हो, किसी को भी पूछताछ के लिए अपने पास बुला सकती है। जेपीसी जो है आवश्यकता पड़ने पे कार्य करती है और अपना रिपोर्ट सबमिट कर देने के बाद जेपीसी को भंग कर दिया जाता है। पहली बार जेपीसी का निर्माण हुआ 1987 में बोफोर्स के मामले में, और इसकी अध्यक्षता की थी बी शकरकंद नाम के कांग्रेसी लीडर ने। दूसरी बार जेपीसी का निर्माण हुआ अगस्त 1992 में हर्षद मेहता कांड में, और इसकी अध्यक्षता की थी रामनिवास मिर्धा ने, जो कांग्रेस के ही सीनियर लीडर थे। फिर तीसरी बार जेपीसी का निर्माण होता है अगस्त 2001 में केतन पारेख घोटाले में, और इसकी अध्यक्ष प्रकाश मणि त्रिपाठी ने। फिर चौथी बार जेपीसी का निर्माण होता है अगस्त 2003 में शीतल पे कीटनाशक मुद्दे पे इस जेपीसी का निर्माण हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी शरद पवार ने। फिर जेपीसी का निर्माण होता है फरवरी 2011 में 2G के मामले में, और 2G के मामले में जो जेपीसी का निर्माण हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी पीसी चाकोर ने। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल पे भी जेपीसी का निर्माण हुआ था 2015 में, जिसकी अध्यक्षता की थी SSA अहलूवालिया ने। फिर जेपीसी का निर्माण होता है 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर, और इसकी अध्यक्षता करती है मीनाक्षी लेखी, जो बीजेपी की सांसद है। दोस्तों, अब बात आता है कि जेपीसी के निर्माण से जो है सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी उस समय रहती है वो हमेशा पीछे क्यों भागती है।
दोस्तों, अगर इतिहास को देखा जाए तो कभी भी किसी भी जेपीसी से इस देश को राई के दाने जितना भी फायदा नहीं पहुंचा है। चाहे वो 2G घोटाला हो या फिर क्या कहते हैं वो बोफोर्स मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, किसी भी मामले में जेपीसी का जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है वो या तो अगर सत्ता दल उसमें राजी है तो विपक्षी दल उसको मना कर देते हैं, अगर विपक्षी दल उसमें राजी होते हैं सत्ता पक्ष के लोग उसको मना कर देता है। तो इस तरह से जो है जेपीसी का कभी भी किसी भी फायदे के लिए यूज ही नहीं हुआ है। अब बात आता है कि जेपीसी के गठन से जो है विपक्षी दल को क्या फायदा होता है। तो जेपीसी के गठन से विपक्षी दल को फायदा यही होता है कि जेपीसी का गठन जब संसद भवन में हो जाता है तो होता क्या है, उसके बाद जब इसका पूछताछ का प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो जेपीसी जो है ये एक इतना स्ट्रांग कमेटी है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको पूछताछ के लिए अपने पास बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो इससे होता क्या है, दिन भर जो है वो मीडिया का एक टीम हमेशा क्या कहते हैं वहां पे मौजूद रहता है, उसकी लाइव प्रसारण होते रहता है। दिन भर टीवी पे कभी ये नेता आया, कभी वो राजनेता आया, कभी वो बिजनेसमैन आया, इससे पूछताछ हुआ, उससे पूछताछ हुआ। तो इस तरह से होता क्या है, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उन्हें तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं घाटा आता है फिर, लेकिन विपक्षी में जो दल बैठे हुए हैं उनको एक पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल अट्रैक्शन जेपीसी के निर्माण के बाद मिल जाता है, जिससे उस विपक्षी दल को कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। और सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें कभी कहीं ना कहीं इस जेपीसी के निर्माण से घाटा ही पहुंचता है, क्योंकि उस टाइम वो सत्ता में रहते हैं। अगर किसी भी तरह का वैसा बात, किसी भी तरह का गलत काम होता है तो उसके लिए तो सत्ता पक्ष के लोग ही जिम्मेवार होंगे। तो जेपीसी के निर्माण से सत्ता पक्ष में जो लोग रहते हैं वो हमेशा पीछे भागते हैं। विपक्षी दल जोर शोर से जेपीसी का मुद्दा हमेशा से उठाते आई है। ऐसा ही हुआ था 2G मामले के समय। 2G मामले में मनमोहन रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के लीडर हैं वो रोज क्या कहते हैं मीडिया में आके बोलते थे कि हाँ भाई मनमोहन सिंह को बुलाया जाए, इनको बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए। तो इससे क्या होता था, उस टाइम भी बीजेपी वाले को फायदा ही होता था। तो जेपीसी के निर्माण से जो है यही चीज होता है। जेपीसी के निर्माण से कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। इसका यूज अपोजिशन में बैठे लीडर सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल अट्रैक्शन के लिए जेपीसी की मांग उठाते हैं, ताकि वो एक नए सिरे से अपनी राजनीतिक जो यात्रा रहती है उसे क्या कहते हैं एक नए सिरे से चालू कर पाए और सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उन पे सवाल खड़ा कर सके। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।